आपका जी स्टडी पे स्वागत है। आज हम क्लास 10th का ग्रेविटेशनल फोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं जो साइंस 1 में आता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये एक फिजिक्स का लेसन है। क्या बोला है इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड, मतलब कि हमने पहले क्या क्या पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो यूनिवर्सल फोर्स है और ये एक्ट नहीं करता है एंड इट नॉट एक्ट्स ओनली बिटवीन एंड टू ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो हमने क्या पहले पढ़ रखा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है, मतलब कि वो यूनिवर्स पे कहाँ भी एक्ट करता है। ठीक है, कोई भी ऐसा नहीं है कि वो अर्थ के कोई दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, वो यूनिवर्स के कोई भी दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा। मतलब उसको एक्ट करना है लेकिन दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करना है। एक एक समझने की बात है कि एक दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, तो ये हम समझ गए। अब उसको ज़रा अच्छे समझते हैं। ठीक है, तो कुछ बोर्ड पे समझते हैं। पहले इसको आप समझ लीजिए। ये एक आंसर की तरह से आपके काम आएगा। क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए यूनिवर्सल फोर्स एंड इट एक्ट्स नॉट ओनली बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ एंड ऑल्सो बट ऑल्सो बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। ठीक है, तो आपका उसका मतलब ये बता दिया हूँ क्या है कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है और ये एक्ट करता है, मतलब कि ये अर्थ के कोई दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये यूनिवर्स की कोई भी दो ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक्शन जो है इसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हैं। वो खींचता है कोई एकदम अपने आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ठीक है, तो अब चलते हैं बोर्ड पे। तो हम बोर्ड पे आ गए हैं। ठीक है, तो अभी बोर्ड पे देखते हैं कि क्या क्या हमें समझना है। ठीक है, तो वो इमेज जो था वो इमेज को इधर लेके आना पड़ेगा। तो ये इमेज आ गया है। ठीक है, अब देखिए इस इमेज में हमें क्या दिख रहा है कि एक यूनिवर्स है, उस पर एक अर्थ लिया है हमने, इसको हम लोग ओई मान लेते हैं। ठीक है, कि अर्थ, और अर्थ के अंदर जो ऑब्जेक्ट है उसे हम लोग O1 और O2 मान लेते हैं और इस ऑब्जेक्ट को OS मान लेते हैं। इसे हम लोग एक सैटेलाइट मान लेते हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं, सब अट्रैक्ट कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं, बाहर से कर रहे हैं। बस अट्रैक्शन देखिए आप। हमें उन्होंने बताया कि कोई भी दो ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट करेगा, लेकिन उसमें एक टाइम का रिप्रेजेंटेशन नहीं किया उन्होंने, जिसे हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, कि ये OE जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है O1 को। अर्थ तो अट्रैक्ट करेगा ना ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो कुछ अच्छे समझते हैं। ठीक है, हमने समझ लिया क्या क्या है हमारे पास। ये इमेज को वापस लाता हूँ, रुको। अच्छे समझते हैं। हमने समझ लिया OE क्या है, मतलब O1 O2। तो पहला जो OE है वो O1 को अट्रैक्ट करेगा, दो ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, एक टाइम पे दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है वो, ऐसा है। तो O1 को अट्रैक्ट किया इसने। अभी जो OE है वो अट्रैक्ट करने जा रहा है O2 को, मतलब कि दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें टाइम जो है वो एक ही समय पे दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अपने अपने रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, कि मतलब एक टाइम पे दो ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी वही OE जो है वो OS मतलब कि सैटेलाइट को भी अट्रैक्ट कर रहा है। सब एक ही समय पे अट्रैक्ट हो रहे हैं अपने अपने रेफरेंस के हिसाब से। ठीक है, तो एक और है। अभी जो ये हुआ है इसमें कुछ ऑब्जेक्ट को, ये OS जो है वो ऑब्जेक्ट को भी अट्रैक्ट करेगा ना। तो देखते हैं ऑब्जेक्ट को कैसे अट्रैक्ट करता है ये। तो ये ऑब्जेक्ट को कुछ यहाँ पे OS जो है वो बाहर से ही, लेकिन कुछ हल्के फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। उसके अंदर मास ज़्यादा रहना चाहिए, लेकिन ठीक है मास इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है। इसे हम आगे समझेंगे। पहले समझते हैं कि OS जो है वो भी O1 को अट्रैक्ट करेगा और O2 को भी अट्रैक्ट करेगा अपने अपने टाइम पे। ठीक है, कि दो ऑब्जेक्ट के बाद दो ऑब्जेक्ट को, मतलब कि एक समय पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, लिंक कर किसे रहे हैं, दो ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, एक टाइम पे दो दो ऑब्जेक्ट को लेते हुए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सबको अट्रैक्ट करेगा एक ही टाइम पे। यहाँ पे है अर्थ, हम मानने के हिसाब से क्या करेंगे कि ये जो है ये कोई दो ऑब्जेक्ट पर अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, ये जो है ये कोई
दो ऑब्जेक्ट पे अटैक कर रहा है, लेकिन टाइम के हिसाब से देखें तो एक ही समय पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट पर अटैक करेगा, लेकिन दो ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में, ठीक है। इतना आप थोड़ा दिमाग लगाइए, सोचिए, ठीक है। अभी चलते हैं बोर्ड ये नोट्स में, आपको नोट्स डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूँगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। कैन यू रिकॉल, हमें 10th में सब कुछ पढ़ना है, कैन यू रिकॉल कुछ भी हो, क्योंकि सवाल कहाँ से भी पूछे जा सकते हैं, इसमें से भी पूछे जा सकते हैं, बाहर से भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए साइंस को नॉलेज के लिए पढ़िए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। क्या है, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। क्या है फिर इसमें कि जो अप्लाइड फोर्स थी, यहाँ पे फोर्स आने वाला है, मैंने फोर्स दिया, ठीक है, तो फोर्स आएगा, ठीक है। तो अप्लाइड फोर्स कैन, क्या होगा, द अप्लाइड फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट। देखिए क्या क्या पूछा है कि कौन कौन से इफेक्ट्स ऑफ फोर्स होंगे जब कोई ऑब्जेक्ट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट करेंगे, कौन कौन से इफेक्ट होंगे। अभी हमने ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगाया तो उस पर कोई इफेक्ट होगा, तो कौन कौन से होने वाले हैं वही हम बताएंगे। तो देखिए हमने लिखा कि द अप्लाइड फोर्स कैन, जब फोर्स पे अप्लाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए चेंज स्टेट ऑफ रेस्ट, ठीक है। वो समझिए रेस्ट पे होगा तो उसका स्टेट बदल जाएगा, वो कुछ आगे के डायरेक्शन में जाएगा। समझिए वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, मैंने इस पर फोर्स लगाया तो वो कुछ आगे बढ़ा और इधर पे रुक गया। पहला ये होता है। दूसरा देखिए क्या है, चेंज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसका मोशन भी बदल जाएगा, ठीक है। मोशन तो बदलेगा ही, जब रेस्ट उसका बदला तो उसका मोशन भी, फोर्स से मोशन भी हम बदल सकते हैं, ठीक है। अभी डायरेक्शन ऑफ मोशन, और उस मोशन का डायरेक्शन भी बदल जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ ये था, जब हमने उसको इधर रखा, अब इस पर कुछ मतलब लगाए हैं तो मोशन से उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि फोर्स हमने अप्लाई किया है तो फोर्स से कुछ भी हो सकता है, मतलब कि उसका एंगल भी हम चेंज कर सकते हैं, उसका डायरेक्शन भी बदल सकते हैं, क्योंकि और ऊपर से जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन जो है वो चेंज होगा, ठीक है। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। और एक और चीज़, चेंज डायरेक्शन मोशन हो गया, चेंज बोथ मोशन एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली, ठीक है। मतलब क्या है इसमें कि दोनों एक साथ, चेंज बोथ मोशन मतलब कि मोशन और डायरेक्शन मोशन दोनों जो ऑब्जेक्ट के हैं दोनों चेंज हो सकते हैं एक ही समय पे, ठीक है। ऐसे जब मोशन चेंज हो रहा है तो डायरेक्शन भी बदल रहा है, ये बात तो है ही, तो एक साथ दोनों हो रहे हैं, तो वही बताया गया है इधर। एक और 4 एग्जाम्पल हैं, तो देखिए 2 मार्क्स का रहेगा, 4 पॉइंट देने का बहुत है, ठीक है। अभी चलते हैं, व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्सेस आर यू फेमिलियर विथ। ये 1-2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो हमें पता है कि यहाँ पे बहुत सारे फोर्स हैं, ठीक है। कुछ फोर्स हैं, 4 से फोर्स हैं, देखिए कौन कौन से हैं टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट, ऐसे ऐसे फोर्स होते हैं जो कॉन्टैक्ट करेंगे। वो कौन कौन से हैं, स्प्रिंग फोर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, बायोट फोर्स जो है, आप जानते होंगे स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, जो कुछ एक स्प्रिंग होता है वैसा ही कुछ, मतलब कि स्प्रिंग को लोग खींचेंगे तो उसमें एक कॉन्टैक्ट लग रहा है, फिर वो खिंचाव हो रहा है उसमें, ठीक है। बायोट फोर्स हम जानते हैं क्या है, जो पानी को बायसी, मतलब कोई भी चीज़, एक पानी में हम कोई चीज़ को रखेंगे या कोई भी ऐसा कोई लिक्विड ऐसे उसमें ना, तो वो डूबेगा नहीं, वो ऊपर आएगा नीचे आएगा, कुछ भी चेंजेस हो सकता है उसके अंदर, वो उसके डेंसिटी के हिसाब से होगा, ठीक है। तो उससे बायोट फोर्स कहते हैं। टेंसर फोर्स जानते हैं क्या होता है, जो चीज़ को हम लोग से एक टेंस से डालेंगे खींचेंगे तो उसका एक फोर्स उसमें दिखेगा हमें, ठीक है। तो टेंसर फोर्स भी कुछ अलग टाइप का फोर्स होता है, ठीक है। और नॉर्मल फोर्स जो है नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर फोर्स जो है नॉन कॉन्टैक्ट है, ये सब कॉन्टैक्ट फोर्स में नहीं आते हैं। न्यूक्लियर फोर्स हम जानते हो क्या होता है, जो न्यूक्लियर के टाइम पे मतलब कुछ लगता है मुझे कि कुछ न्यूक्लियर बम से फूट मतलब ब्लास्ट होते होंगे, तो जो फोर्स लगता है इसमें ऐसा कुछ होता होगा, ठीक है। और मैग्नेटिक फोर्स क्या है, जो चुंबक, मैग्नेट जो है अट्रैक्ट करेगा कोई चीज़ को, अभी 2 चुंबक लगा देंगे या लोखंडी लगा दें, बहुत सारे आयन के फीलिंग्स, बहुत सारे आयन के पार्टिकल और बीच में चुंबक डालेंगे तो जो चुंबक है, जो मैग्नेट है वो सबको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या होता है जानते हैं, जो
हम अभी कुछ कंघी लिए और कंघी से अपने बाल में ऐसे कुछ रब किए, बाद में कोई पेपर पे उसको टच किया तो क्या होगा, वो पेपर जो है वो अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो इसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। और एक फोर्स है, इसको बोलते हैं हम लोग एयर रेसिस्टेंस फोर्स, मतलब कि जिसे अभी समझिए हम यहाँ पे हैं, ठीक है, और हम कोई चीज़ बॉल जैसे हैं, ठीक है, बॉल जब फेंकते हैं हम लोग आसमान में तो वो बॉल नीचे गिरता है ना, तो उसमें एक फोर्स लगता है। देखिए, जब हमने उस बॉल को हाथ में लिया तो उसमें कुछ लगा, आराम से हल्के से पकड़ लिए। जब उसे हम लोग फेंकने टाइम पे फिर जब कैच करेगा कोई, मतलब कि आपने किसी को फेंका तो जो कैच करेगा उसमें क्या होगा, आसमान में एक रेसिस्टेंस, एक परत जैसा होता है, ठीक है, उसको तोड़ते तोड़ते जाएगा और उसमें बहुत ज़्यादा स्पीड डालेगा, फिर उसको कैच करेगा जो दूसरा कोई, उसमें थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा फोर्स से लगेगा, ठीक है। अब जब रॉकेट उड़ता है, तो जब रॉकेट उड़ता है ना, तो जब रॉकेट नीचे गिरता है उसमें एकदम ज़्यादा रेसिस्टेंस लग जाता है और जो उसमें आग निकलने लगता है। तो ऐसा बहुत सारी घटना होते हैं, क्योंकि जो एयर रेसिस्टेंस है वो अर्थ पे होगा, क्योंकि जहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है वहाँ पे एयर रेसिस्टेंस फोर्स होता है, ठीक है। व्हाट डू यू नाउ अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है अभी हमने पढ़ा है, तो कुछ उसका अच्छे से डेफिनेशन समझते हैं क्या है। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिवर्स पे अट्रैक्ट करेगा एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद द फोर्स, ठीक है। कोई मतलब कि कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट, कोई भी सभी दूसरे ऑब्जेक्ट को विद द फोर्स। देखो यहाँ पे क्या अच्छे से बताया है कि एवरी ऑब्जेक्ट, कोई दो ऑब्जेक्ट की बात नहीं किया गया है, यहाँ पे क्या बोला है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट्स विद द फोर्स। कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेगा कोई भी दूसरे सभी ऑब्जेक्ट को, तो क्या होगा, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे। ये नोट्स मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ऊपर से कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जिसकी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी होंगे, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में कोई वहाँ पे सेट कर दूंगा बाद में, ठीक है। तब तक आप इसमें से पढ़िए। अभी चलते हैं सर नीचे, क्या लिखा है, द फेनोमेनन ऑफ ग्रेविटेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय सर आइजक न्यूटन। जो आइजक न्यूटन थे, उन्होंने जो फेनोमेना, मतलब कि जो ग्रेविटेशन के बारे में कौन डिस्कवर किया था, हम सब जानते हैं कि सर आइजक न्यूटन ने ढूंढा था, ठीक है। As the story goes on, he discovered the force by seeing an apple fall from tree on the ground. He wondered why all apples fall vertically downward and not at angle to ही vertical, ठीक है, to the vertical, ठीक है। क्या बोला है इसमें कि जब न्यूटन ने देखा कि सब ऑब्जेक्ट जो अर्थ सॉरी एप्पल जो सब ट्री से गिरा था, सबको ये स्टोरी पता होगी। तो जो एप्पल ट्री पे गिरा तो उन्होंने सोचा कि सभी एप्पल जो है वो वर्टिकली क्यों नहीं आते हैं, वो डाउनवर्ड ही क्यों गिर रहे हैं, कोई एंगल क्यों नहीं बना रहे हैं, ठीक है। कोई 90 डिग्री के एंगल पे, मतलब एक स्ट्रेट एंगल पे क्यों गिर रहा है कोई चीज़ एकदम नीचे, ठीक है। कुछ दूसरा एंगल क्यों नहीं बनाता है, 45 क्यों नहीं बनाता है, 60 क्यों नहीं बनाता, कोई भी एक एंगल क्यों नहीं बनाता है, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा सोचाया, तो क्या हुआ कि वॉट डू दे नॉट फ्लाई ऑफ इन अ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक क्वेश्चन भी है इधर, क्या आएगा फिर इसका आंसर। हम जानते हैं कि फोर्स जो होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास। इसको मैंने यहाँ पे भेज दिया, तो कुछ एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मुझे मिल गया। अब क्या होगा कि हैंस जो अर्थ का मास है वो हायर है, डेट इज कंपेयर एप्पल से अर्थ का मास ज़्यादा है, ये भी हम जानते हैं। तो देयर फॉर लेस एक्सेलरेशन, कम एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। मास बढ़ा तो एक्सेलरेशन कम होगा, तो एक्सेलरेशन जो होगा कुछ ज़ीरो, मतलब कि ज़्यादा मास की वजह से जो एक्सेलरेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा लेकिन ऑलमोस्ट, मतलब कि कुछ 0.0001 ऐसा कुछ होगा, पक्का ज़ीरो नहीं होने वाला, एक ऑलमोस्ट ज़ीरो होगा, ठीक है। और जो एप्पल है वो फॉल्स वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, इसलिए जो एप्पल है उसमें कोई एक मास नहीं दिखता, इसलिए वो आराम से गिर जाता है नीचे बिना कोई उस मास की वजह से अर्थ के, ठीक है। जितना ज़्यादा मास रहेगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है। अब चलते हैं कुछ पैराग्राफ क्वेश्चन हैं, और ऊपर से ये हमें दिया है इसमें, क्या है देखिए इसमें कि फिगर 1.1 ऑन द लेफ्ट सॉस एंड एप्पल्स ऑन द अर्थ, द force on an apple on the tree is toward the center of the earth। क्या बोला गया है इसमें
कि जो फोर्स हैं कोई भी एप्पल पे, वो डायरेक्ट सेंटर पे, कोई सेंटर पे अर्थ के सेंटर से कुछ अट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है। ये हमें समझना है, जो फोर्स है एप्पल का वो अर्थ के सेंटर, मतलब कि अर्थ के सेंटर पे लगता है, ठीक है। बाद में along the perpendicular from the position of the apple to the surface of the earth, ठीक है। और जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, ठीक है। एक परपेंडिकुलरी मतलब कि वही हुआ ना, ये परपेंडिकुलरी एक जब गिरता है तो एक परपेंडिकुलर पोजीशन होता है अर्थ की सरफेस से, ठीक है। ये भी हमें समझना है। बाद में द फिगर ऑल्सो सोर्स, ये जो फिगर है हमें ऐसे बता रहा है कि एक ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द मून। यहाँ पे एक मून का भी इमेज है, देखिए। तो वही बताएं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ और मून में है। तो द डिस्टेंस इन द फिगर आर नॉट अकॉर्डिंग टू स्केल्स न्यूटन थाउट। बाद में जो डिस्टेंस से कोई स्केल से हम निकाल नहीं सकते। बाद का बोला गया है कि न्यूटन थाउट दैट इफ द force of gravitation acts on apple on the tree at gravitation acts on apple on the tree at different heights से जो एप्पल है मतलब कि अर्थ का हाइट उसका मून का हाइट देखिए और एप्पल का हाइट देखिए, दोनों का जो हाइट है वो अलग अलग है, वो बताया गया है सरफेस ऑफ द अर्थ के सरफेस से। तो कैन इट ऑल्सो एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इवन ग्रेटर हाइट। तो मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है कुछ ज़्यादा हाई मतलब कि ज़्यादा हाई हाइट वाले, मतलब ज़्यादा हाइट एकदम ज़्यादा, जैसे कि मून हो गया, मार्स सन हो गया, मार्स हो गया, इतने बड़े बड़े हाइट्स वाले में एक्ट करता है, ऐसा उन्होंने सोचा, ठीक है। बाद में क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दूर हैं वो सब अर्थ से, तो कैन इट एक्ट ऑन इवन फार्दर, मतलब ज़्यादा दूर ऑब्जेक्ट पे, जैसे कि कोई दूसरे प्लैनेट हो गए हैं, सन हो गए। तो हाँ, ये हम आंसर क्या देंगे इसका, यस इट एक्ट्स अल्सो नहीं, इट कैन अल्सो एक्ट्स ऑन एवरी ऑब्जेक्ट एट इवन ग्रेटर हाइट। कितना भी ज़्यादा हाइट क्या ना हो, मतलब कि सभी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करता है, वो कितना दूर क्यों ना हो, वो भी कोई भी ऑब्जेक्ट की अर्थ से कोई भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करेगा, ठीक है। अभी क्या बोला इधर देखिए, व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स क्या है, फोर्स को अगले में थोड़ा और अच्छे समझेंगे, तब तक क्या है फोर्स उसका डेफिनेशन देखते हैं। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंस टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसे हम ग्राफिकली समझे तो ये समझिए एक ग्राफिकल लाइन हो गया, ये कुछ एक्स एक्सिस है, ये कुछ अपोजिट एक्स एक्सिस है, ये वाई है, ये भी वाई है, ठीक है। अब क्या बोला है, फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, एक फिजिकल क्वांटिटी है और ये चेंज होता है या टेंड होता है किससे, स्टेट ऑफ रेस्ट से। जब हम उसमें मतलब कुछ फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, उसका रेस्ट का स्टेट जो है वो चेंज हो जाएगा। तो कुछ टाइम के हिसाब से हमने फोर्स लगाया तो कुछ चेंज होने वाला है, देखिए कुछ ऐसा एंगल बन जाएगा, चेंजेस अपने आप होंगे जितने फोर्स लगेगा। और यूनिफॉर्म मोशन एक ही मोशन रहेगा, ठीक है, यूनिफॉर्म रहेगा वो, मतलब कि इधर पे जो है वो इधर पे भी रहेगा, इधर से इधर पे एक टाइम पे पर मोशन, ठीक है। और पर डिस्टेंस पे सेम डिस्टेंस रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और एक स्ट्रेट लाइन बात किया है तो मतलब कि स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, एक यूनिफॉर्म मोशन होगा स्ट्रेट लाइन में जब उस पर कोई फोर्स रहेगा। तो ये आप याद कर लेना क्या है, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी विच चेंजेस और टेंस टू स्टेट टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन अलॉन्ग यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो ये फोर्स का एक डेफिनेशन है। आगे हम और कुछ पढ़ने वाले हैं जो फोर्स को और अच्छे से बताएगा, और कैपलर्स का जो लॉ है उससे भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, आगे भी वीडियो